नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पहले भी आज से पिछली क्लास से पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था भी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और उस वजह से 2 दिन तक वीडियो भी नहीं बन पाई थी। YouTube चैनल में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, कुछ को मिल रहे हैं। तो देखिए, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो बच्चे रोज़ अपना सब्सक्राइबर रात को शाम को 8 या 9 बजे तक खोल के देखिए। उसमें आप जाओगे तो आपको टोटल क्लासें मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आता है तो आप एक बार शाम को 8 बजे जाकर उसमें जाकर देख लीजिए भी आज की क्लास हुई है या नहीं हुई। और हो सकता है जितनी जल्दी मैं ये जो नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन के अंदर, पहले भी मैं कह चुका हूँ, नेट का ज़्यादा मैं ज्ञाता नहीं हूँ, कोशिश करूँगा इसको दूर करवाने की किसी से। तो हम राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब तक उसमें 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज के दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के अंदर हमने टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की रूपरेखा को देख लिया है। राजस्थान के जो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमारे सामने बसते हैं तो वो बसते हैं राजस्थान के 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर बाघों को संरक्षण मिलता है या केंद्र सरकार जिनको अपने अधीन में रखती है, तो उन्हें हम पढ़ना है, जिनको केंद्र सरकार ने संरक्षण दे रखा है। राजस्थान में ये 3 है राष्ट्रीय उद्यान। एक तो हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, एक केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में पड़ता है, और एक मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा झालावाड़ यहाँ पर फैला हुआ है। तो हमें इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों का आज के दिन में अध्ययन करना है। हम अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के से लेकर जो हमारे राज्य की प्रथम बाघ परियोजना से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बातें करते हैं। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। सबसे पहले तो ये हमें सभी को पता है कि भी जो हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा है कहाँ पे? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब सबसे पहले हम अगर इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले सिर्फ ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था, तो इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसे कब वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला? तो देखिए, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1955 में। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1955 के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर राज्य की इसी जो हमारे इस रणथंभौर वाले में राज्य की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की दूसरी जो बाघ परियोजना है वो सरिस्का के अंदर चलाई गई थी, और तीसरी जो है वो दरा मुकंदरा हिल्स में चलाई गई है। तो हमारे राज्य की जो प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत, पहली लाइन तो हमें यह ध्यान रखनी है कि राज्य की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो राज्य में प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हमारे कहाँ से होती है? यहीं से, रणथंभौर से, यहाँ से शुरुआत होती है प्रथम बाघ परियोजना की। हुई कब यहाँ से बाघ परियोजना की शुरुआत? तो उसके बारे में देखिए, 1973 ईस्वी के अंदर, 1973 के अंदर सबसे पहले यहाँ से राजस्थान में किसकी शुरुआत होती है? बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1973 के अंदर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला रणथंभौर को। हम ये कहें यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। फिर तीसरा क्वेश्चन जो सन से लेकर आता है वो क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है इसके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? इसे वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो हमारे लिए क्या रहेगा कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। ये 3 बातें हमारी यहाँ से ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले कि रणथंभौर को वन्य जीव का दर्जा कब मिला? तो 1955 में। यहाँ पर राज्य की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत कब की गई? तो 1973 के अंदर शुरुआत की गई। फिर तीसरी लाइन कि इसे वन्य जीव से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो अब
हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। तो हम देखिए, देश की अगर हम बात करते हैं, देश की ये सबसे छोटी है, देश की सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ परियोजना थी। भारत के अंदर देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना अगर कहीं पर चलाई जा रही है तो वो रणथंभौर के अंदर है। और हमारे राज्य की जब हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जो तीनों बाघ परियोजनाएं हैं, जैसे सरिस्का है, दरा है, तो उनमें ये सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है, तो वो कहाँ पे है, रणथंभौर में। राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना अगर कहीं पर चलाई जा रही है तो वो कहाँ पे है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। अब हमारे लिए फिर क्या है कि इसका मुख्य जीव क्या है। मुख्य जीव की हम बात करते हैं तो देखिए, अब तक आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मुख्य जीव क्या है। मुख्य जीव इसका क्या रहेगा, बाघ। रणथंभौर के अंदर मुख्य जीव क्या रहेगा, बाघ रहेगा। इसलिए इसे हम शेरों का घर कहते हैं। शेरों का घर किस अभयारण्य को कहा जाता है, तो वो रणथंभौर को ही कहा जाता है। हम बात करते हैं बाघों का घर किसे कहते हैं, तो बाघों का घर भी किसे कहेंगे, रणथंभौर को कहेंगे। द लैंड ऑफ टाइगर भूमि के नाम से किसे जानते हैं, तो द लैंड ऑफ टाइगर भूमि के नाम से भी किसे जानेंगे, रणथंभौर को। यानी इसके 3-4 हमारे उपनाम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्हें किन किन उपनामों से जानते हैं। उपनाम की जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं बाघों का घर। सबसे पहले क्या कहेंगे, बाघों का घर। फिर हम क्या कह देंगे, शेरों का घर, एक ही बात है, शेरों का घर। या द लैंड ऑफ टाइगर, द लैंड ऑफ टाइगर भूमि, तो ये भी कौन सी है, रणथंभौर है। द लैंड ऑफ टाइगर की भूमि को क्या कौन सी कहलाता है, तो रणथंभौर। यहाँ तक हमारी बातें होती है कंप्लीट। देखिए, रणथंभौर का वर्तमान में क्या पढ़ने को आता है कि रणथंभौर का वर्तमान में नाम बदलकर अशोक जी गहलोत के द्वारा क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। इस पर चर्चा हुई, परंतु ये ध्यान रखिएगा यहाँ से नहीं हुआ, ये मुकंदरा हिल्स के अंदर हमें पढ़ने को आएगा। मुकंदरा हिल्स में जब वसुंधरा जी की, अशोक जी की गहलोत सरकार बनी तो उन्होंने राजीव गांधी नाम रख दिया उसका। जब वसुंधरा जी की आई तो उन्होंने वापस मुकंदरा हिल्स उसका नाम कर दिया। तो हम वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी ध्यान रखना, अशोक जी गहलोत की जब सरकार है, अशोक गहलोत ने वर्तमान में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। तो इसके बारे में रणथंभौर ही पढ़ते हैं, आज तक कभी राजीव गांधी नाम पढ़ने को नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं तो रणथंभौर का ही एक बाघ है जिसका नाम है T17। रणथंभौर की एक बाघिन जिसकी हम बात करते हैं, T17 नामक बाघिन थी। ये बाघिन थी रणथंभौर के अंदर, T17 नामक बाघिन। इसका नाम भी अशोक गहलोत ने बदलकर इसको नाम क्या दिया, अशोक गहलोत के द्वारा इसको नाम क्या दे दिया गया, कृष्णा नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये ध्यान रखना। अशोक जी गहलोत के द्वारा T17 नामक बाघिन को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इससे जो नया नाम दिया गया वो क्या था, कृष्णा नाम दिया गया है T17 नामक बाघिन को। अब यहाँ के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस रणथंभौर के अंदर एक मछली नामक बाघिन पाई जाती है। देखिए यहाँ पर एक बाघिन का नाम आता है जिसका नाम क्या है, मछली। मछली के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, इस पर काफ़ी सारी क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि मछली नामक बाघिन जो है, खास करके तो क्या है कि जयपुर के जो वनवासी हैं, जयपुर के वनवासियों के द्वारा इस मछली को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जयपुर के वनवासियों के द्वारा किस बाघिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, जयपुर के वनवासियों द्वारा इसे क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अचीवमेंट पुरस्कार इसे दिया जा चुका है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करते हैं कि इस मछली नामक बाघिन के ऊपर फिल्म भी फरमाई जा चुकी है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा चुकी है इसके जीवन को लेकर। और इस पर फिल्म बनाने वाले कौन थे, एस नल्ला मथु। एस नल्ला मथु, एस नल्ला मथु के द्वारा इस मछली नामक बाघिन के ऊपर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी फरमाया जा चुका है, जिसका नाम रखा गया था टाइगर क्वीन। फिल्म का नाम आया था टाइगर क्वीन। और वो जो टाइगर क्वीन जो फिल्म बनी हुई है वो इसी मछली नामक बाघिन के ऊपर फरमाई गई थी, जिसके निर्देशक रहे थे एस नल्ला मथु। उनके द्वारा ये फिल्म
बनाई गई थी। फिर ध्यान रखना, इसी मछली नामक बागिन को एक उपनाम दिया गया और उपनाम इसको दिया गया है झालरा वाली रानी। झालरा वाली रानी, झालरा वाली रानी के उपनाम से किसे जानते हैं? तो वो किसे जाना जाता है? इसी मछली नामक बागिन को जाना जाता है। तो 3 हमें यहाँ से फैक्ट याद रखने हैं इससे, कि यहाँ की जो मछली नामक बागिन है, एक तो ये ध्यान रखना विश्व में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी इसकी की गई है। विश्व में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी इसकी की गई है मछली की, जिसे जयपुर के आदिवासियों द्वारा क्या दिया गया? जयपुर के वनवासियों के द्वारा इसे क्या मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसके ऊपर एक फिल्म बनाई जा चुकी है टाइगर क्वीन, और वो बनाई किसने थी? तो एस नल्लामथु के द्वारा फिल्म बनाई गई थी। और इसे किस उपनाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है झालरा वाली रानी के उपनाम से इसे हम जानते हैं। फिर रणथंभौर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रणथंभौर के अंदर जो हमारे यहाँ पर क्या है, एक चीज आती है कि रणथंभौर का एक मोहन नामक बाग था, जो करंट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रणथंभौर वर्तमान में किस बाग के चलते चर्चा में रहा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा गया था तो वहाँ पर करंट का विषय बना था। रणथंभौर का एक मोहन नामक बाग था और वो यहाँ से एमपी के अंदर चला गया था, हमारे राजस्थान से घूमता घूमता मध्य प्रदेश में चला गया था, एमपी में। तो उस वजह से वो चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि रणथंभौर का जो बाग था मोहन, वो गायब होने की वजह से चर्चा का विषय रहा, उस वजह से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। तो उस बाग का नाम मोहन रहा था। मोहन नामक बाग एमपी में चले जाने की वजह से क्या रहा था? चर्चा का विषय रहा था। वहीं पर रणथंभौर की इस जो मछली है ना, इसका एक बाग था सुल्तान, ये भी गायब हो गया था, इसी वजह से वो भी चर्चा में रहा था। तो वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब हमें यहाँ से मुख्य चीज़ें क्या याद रखनी है? एक तो ये ध्यान रखना, ये रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? किन 2 नदियों के? तो चंबल और जो बनास नदियां हैं, चंबल और बनास, इनकी जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। देखिए, विद्युत सेकंड हेल्पर का जब एग्जाम हुआ था तब वहां पर पूछा गया था केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है? तो उनकी जब हम बात करते हैं तो वो बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर है। विद्युत सेकंड हेल्पर में पूछा गया था, जो पीछे एग्जाम हुआ था, बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीर नदी के संगम पर केवलादेव। वैसे ही चंबल और बनास के संगम की जब हम बात करते हैं, इन 2 नदियों से घिरा हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हमें खास बात क्या याद रखनी है कि इस रणथंभौर के अंदर एक तो आपको जो याद रखना है वो क्या है? जोगी महल, जोगी महल यहाँ पर। और इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर बना हुआ है वो इसी अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर और जोगी महल किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? तो वो कहाँ पर देखे जाते हैं? आपके रणथंभौर के अंदर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोगी महल किस अभ्यारण्य का हिस्सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है वो सीधा ही कल्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? तो सवाई माधोपुर में पड़ता है, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, सॉरी राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कुत्ते की छतरी, ये भी काफी प्रसिद्ध रहती है। इसके अंदर एक छतरी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं कुत्ते की छतरी। और ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, राजस्थान के अंदर कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो कुत्ते की जो छतरी बनी हुई है वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कुत्ते की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर काला गरुड़, काला गरुड़ ये भी यहाँ पर देखे जाते हैं। काला गरुड़ पाया जाता है। जो अपने सीता हरण वाली जो स्टोरी चलती है उसके अंदर आपने देखा, भगवान राम को जब सीता हरण की सूचना मिलती है तो ये काला गरुड़ ही उनको सूचना देता है भगवान को। तो वो जो काला गरुड़ है, राजस्थान के अंदर काला गरुड़ कहाँ पर है, किस अभ्यारण्य के अंदर देखा जाता है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर इसकी क्या है सुना। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक स्टार्क, ब्लैक स्टार्क, व्हाइट स्टार्क, तो ये सारे ब्लैक स्टार्क, व्हाइट स्टार्क ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमें जो मुख्य याद रखनी है वो क्या है? ध्यान रखना, एक तो काला गरुड़ की छतरी कहाँ पे है, कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य के हिस्से हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के हिस्से हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या है कि देखो, रणथंभौर के अंदर मुख्य जीव क्या है? बाघ हैं। अब बाघों के लिए क्या है? एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था।
जो बाघों की गणना करेगा, बाघों की देख रेख करेगा। उसके लिए एक टास्क फोर्स का क्या है, गठन किया गया है। भारत के अंदर इसका एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और गठन के तहत उन्हें कार्य क्या मिला, बाघों की गणना करना, उनकी देखरेख करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना। तो टास्क फोर्स का जो भारत में अध्यक्ष बनाया गया था वो तो थे वीपी सिंह। भारत में इसकी अध्यक्षता किसे मिलती है, वीपी सिंह को मिलती है। टास्क फोर्स का गठन हुआ और उस गठन टास्क फोर्स का अध्यक्ष भारत में तो बनाया गया था वीपी सिंह को, वहीं पर राजस्थान में टास्क फोर्स की अध्यक्ष बनाया गया था सुनीता नारायण को। और ये याद रखना, टास्क फोर्स का राजस्थान में अध्यक्ष कौन है, तो टास्क फोर्स का संबंध किससे है, पहली बात तो ये पूछ ले। टास्क फोर्स क्या है, इसका संबंध किससे है, तो टास्क फोर्स क्या है, बाघों की गणना करना, उनकी देखरेख करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करने का जो कार्य है वो टास्क फोर्स के पास है। और राजस्थान में इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसकी अध्यक्ष राजस्थान के अंदर किसे बनाया गया था, सुनीता नारायण को। राजस्थान में इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सुनीता नारायण को। और भारत में इसके अध्यक्ष कौन है, वीपी सिंह को बनाया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे रणथंभौर, एक चीज़ के लिए और भी मैं पहले भी पढ़ा चुका था, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही थी कि भी यहाँ पर राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में सरिस्का अलवर में चलाई गई थी। और सरिस्का भारत का पहला या विश्व का पहला ऐसा अभयारण्य बना था जिसमें बाघ शिफ्टिंग किया गया था। आज तक कभी बाघ शिफ्ट नहीं किए गए थे कहीं पर। और मैंने कहा था रणथंभौर के 2 बाघों को उठाकर कहाँ पर छोड़ा गया था, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रणथंभौर से 2 बाघ उठाए गए और वो कहाँ पर छोड़े गए थे, आपके सरिस्का वाले अभयारण्य के अंदर। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ से देखो हमें कौन से 2 बाघ की बात थी। तो एक तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है कि भी पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भी कहाँ से बाघों को उठाया गया था, तो रणथंभौर से बाघ उठाकर कहाँ पर छोड़े गए थे, सरिस्का के अंदर। और रणथंभौर के जो 2 बाघ थे उसमें एक तो सुल्तान नाम का बाघ था और वहाँ से एक बाघिन को उठाया गया था रणथंभौर का जिसका नाम बबली था। बाय द वे पूछ ले तो वो रणथंभौर के जो 2 बाघ उठाए गए थे उसमें बाघ का नाम तो क्या था, सुल्तान, व बाघिन का नाम क्या था, बबली। बबली व सुल्तान को यहाँ से उठाकर कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, सरिस्का के अंदर। अब हमारे ये रणथंभौर है, इसके अलावा यहाँ पर भ्रमण करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हमारे एलिजाबेथ इसके अंदर भ्रमण करने के लिए आई थी, राजीव गांधी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आ चुके हैं, अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर हमारे घूमने आए थे, नेपाल के जो नरेश थे ज्ञानेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आ चुके हैं, भूटान नरेश जिम्बी जो शेख खेसर थे वो भी यहाँ पर हमारे राजस्थान के इस अभयारण्य के अंदर घूमने के लिए आ चुके हैं। यानी भ्रमण करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा रणथंभौर है। दोबारा सारा रिपीट करता हूँ, लाइन टू लाइन जुड़िएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो सवाई माधोपुर में। इसे वन्य जीव का दर्जा कब मिला, तो 1955 में। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत इस अभयारण्य में की गई थी। तो कब की गई, तो 1973 में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, इसे अभयारण्य से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 1980 में। यह भारत की तो सबसे छोटी बाघ परियोजना है और राज्य की क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना है रणथंभौर। फिर मुख्य जीव क्या है यहाँ का, तो मुख्य जीव है यहाँ पर बाघ। बाघ के अलावा यहाँ पर मगरमच्छ भी है, यहाँ पर सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा वगैरह वो पाए जाते हैं, परंतु मुख्य जीव क्या है, बाघ है। कौन सी 2 नदियों के संगम पर या किन के बीच में ये बसा हुआ है, तो चंबल और बनास नदियों के बीच में ये रणथंभौर बसा हुआ है। फिर इसके अंदर मुख्य आकर्षण के अंदर क्या है, तो जोगी महल है, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा कुत्ते की छतरी है, काला गुरुड़ की यहाँ पर छतरी है, ब्लैक स्टारक, वाइट स्टारक, ये सारे यहाँ पे है। सीताफल, धोक के वृक्ष भी देखे जाते हैं, सीताफल भी देखे जाते हैं। हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि रणथंभौर का नाम अशोक गहलोत ने बदलकर राजीव गांधी रखा गया था, जिसे मान्य नहीं किया गया है। इसके अलावा अशोक जी गहलोत ने यहाँ के T17 नामक बाघिन का नाम क्या कर दिया, कृष्णा कर दिया। मछली जो यहाँ की बाघिन है इसे जयपुर के वनवासियों द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा चुका है। इस मछली पर
एक फिल्म फरमाई गई है जिसके निर्देशक एस नल्लामथु रहे और फिल्म का नाम क्या था, टाइगर क्वीन फिल्म बनाई गई थी, इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फिर मछली को किस उपनाम से जानते हैं, तो झालरावाली रानी के उपनाम से जानते हैं। मोहन और सुल्तान गायब होने की वजह से चर्चा में रहे इस अभ्यारण्य के दो। अगर हम बात करते हैं उपनाम, तो इसे हम बाघों का घर, शेरों का घर, द लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जानते हैं। हमारे लिए क्या है कि बाघों की गणना करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके भारत में अध्यक्ष तो बनाए गए वीपी सिंह को, और राजस्थान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं, सुनीता नारायण कर रही हैं। ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी हम बात करते हैं तो हमारे दूसरे वन्य राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। इसके बारे में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें जानने वाली है, क्या हमें याद रखना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। पक्षियों का सर्वग स्थल इसको जो कहा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ के जाता है राष्ट्रीय उद्यान, हमें पढ़ना है इसके बारे में। सबसे पहले तो कैसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, केवलादेव को वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो केवलादेव को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1956 में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो अभ्यारण्य का दर्जा इसे कब मिला, 1956 के अंदर। पहली बात 1955 में रणथंभौर वाले को मिला, 1956 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य। फिर यहाँ पर हमें क्या है, क्या चीज़ याद रखनी है, केवलादेव के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखो केवलादेव को फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, सबसे पहले तो ये अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, तो 1956 में। फिर का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 1981 के अंदर। अब देखो ये राष्ट्रीय उद्यान जरूर है परंतु यहाँ पर बाघ परियोजना नहीं है, ये ध्यान रखना। जब बात करें राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाओं की, तो सरिस्का, दरा और रणथंभौर, ये 3 हैं जहाँ पर बाघ परियोजनाएं हैं। सरिस्का के अंदर दूसरी है, दरा में तीसरी है, रणथंभौर में प्रथम है। 3 राष्ट्रीय उद्यानों की जब बात करते हैं तो रणथंभौर, केवलादेव और दरा, ये हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि केवलादेव को किन के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, केवलादेव को किन के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो ध्यान रखना केवलादेव को किन के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो डॉक्टर सलीम अली के, डॉक्टर सलीम के प्रयासों से, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे क्या मिला था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किन के प्रयासों से दिया गया, तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। फिर यह राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ से भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि यह राज्य का क्या है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो किस में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल। ठीक है, कब किया गया, तो 1985 के अंदर इसे शामिल कब किया गया, 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया। यहाँ तक दोबारा रिपीट कर देता हूँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर में है। अभ्यारण्य को दर्जा कब मिला, तो 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1981 में। किन के प्रयासों से मिला, तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। फिर यह राज्य का एकमात्र है जो किस में है, विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया है या शामिल किया गया है। और शामिल कब हुआ था, 1985 के अंदर इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब ये क्या है, ये जो अभ्यारण्य है ये किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। अभी हमने बात की थी, क्वेश्चन आ भी चुका है, किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो हम बात करते हैं तो ये जो है
वो बाणगंगा और गंभीर, ये जो नदियां हैं, बाणगंगा और गंभीर जो नदियां हैं, इन नदियों के संगम के ऊपर केवलादेव क्या है, बसा हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदियों के संगम पे है, तो बाणगंगा और गंभीर नदियों के संगम के ऊपर ये बसा हुआ है। फिर ध्यान रखना, कल हमने जब बात की थी स्वर्णिम त्रिकोण की, मैंने कहा था दिल्ली, जयपुर, आगरा, उसके अंदर एक तो हमारा सरिस्का है और दूसरा हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हिस्सा है, स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। यह राजस्थान का अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय अमरूद उद्यान है, ये किसका हिस्सा है, स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है, उसमें शामिल है ये हमारा अभ्यारण्य, स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है, उसके तहत आता है। ये तो हमारी बातें हो गई सीधी सीधी सी कि अभ्यारण्य कब दर्जा मिला, राष्ट्रीय उद्यान का कब मिला, किसके प्रयासों से, फिर इसे यूनेस्को ने कब शामिल किया, किन दो नदियों के संगम पे है, किसका हिस्सा है, तो स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। अब देखिए केवलादेव का जो निर्माण था ना, वो किशन सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ के शासक थे केवलादेव का, जब वन्य जीव का बात करते हैं तो उसका निर्माण करने वाले किशन सिंह थे। और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आता है कि राज्य के किस अभ्यारण्य का दर्जा स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर किया गया, सॉरी, राज्य के किस अभ्यारण्य का निर्माण स्विट्जरलैंड की झीलों के ऊपर किया गया है, तो वो ध्यान रखना, केवलादेव का निर्माण है वो किस पर किया गया है, स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर। इसका निर्माण करने वाले थे कौन, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किशन सिंह के द्वारा। इसका निर्माण करने वाले कौन थे, किशन सिंह है। और किशन सिंह के द्वारा इसका निर्माण किसके आधार पर किया गया, तो आधार ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर, स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इसका क्या है, निर्माण किया गया है। स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इसका क्या है, निर्माण किया गया है। और अगर हम बात करते हैं केवलादेव के नाम की, केवलादेव नाम कैसे रखा गया, तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, केवलादेव शिव मंदिर बना हुआ है, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया था, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी केवलादेव शिव मंदिर के आधार पर इसका नाम क्या कर दिया गया था, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर हम बात करते हैं कि इसे किस उपनाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है, उपनामों की जब बात करते हैं कि केवलादेव को किन किन उपनामों से जानते हैं, तो उपनामों के अंदर देखिए इसे कहा जाता है घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य, एक तो ये ध्यान रखना, इसे कहा जाता है घना पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा इसे कहा जाता है पक्षियों का सर्वग स्थल, पक्षियों का श्रवण स्थल के नाम से किसे जानते हैं, घना पक्षी अभ्यारण्य और पक्षियों का सर्वग स्थल के नाम से किसे जानते हैं, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को हम जानते हैं। इसके अलावा इसे कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से किसे जानते हैं, तो वो भी हमारा केवलादेव, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किसके रूप में किसे जानते हैं, तो केवलादेव को, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में केवलादेव को जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य जीव क्या क्या है, अब बात वो बच गई, क्या पाया जाता है इस अभ्यारण्य के अंदर, तो इस अभ्यारण्य के अंदर देखो अधिकतर पक्षी जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइबेरियन सारस पाया जाता है। साइबेरियन सारस क्या है, एक प्रवासी पक्षी है जो रूस से उड़कर हमारे यहाँ पे आते हैं, जो हमारे या तो सांबर झील के किनारे देखे जाते हैं या फिर केवलादेव के अंदर देखे जाते हैं। तो साइबेरियन सारस यहाँ पर जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तब वो यहाँ पे आते हैं हमारे, और मार्च अप्रैल के महीने में वापस चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइबेरियन सारस है, उसके अलावा यहाँ पर लाल गर्दन के वाले तोते पाए जाते हैं। यहाँ पर पाइथन पॉइंट एक बनाया गया है, वहाँ से अजगर को देखा जा सकता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बहुत सारी, इसके अलावा चकवा चकवी जो एक चौकोर पक्षी है उसे यहाँ से देखा जाता है, रोजा फिस्टर को, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। वन लाइनिंग है पर सारी की सारी लाइनें इससे क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो हम क्या कहेंगे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर यहाँ पर क्या देखे जाते हैं, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन या सारस यहाँ पर देखे जाते हैं, जो मार्च अप्रैल के महीने में क्या है, वापस चले जाते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में क्या है, ये
वापस लौट जाते हैं। क्या यहाँ पर भ्रमणशील पक्षी अक्टूबर नवंबर में साइबेरियन सारस देखा जाता है जो वापस लौट जाता है मार्च अप्रैल के महीनों में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या है, हम अगर जो पहले भी बात कर चुके हैं साइबेरियन सारस, इसके अलावा हम इस अभयारण्य के बारे में आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था इसे किस में शामिल किया गया है, वेटलैंड क्षेत्र में। इसे हम किस में शामिल कर रखा है, हमारे वेटलैंड क्षेत्र में शामिल है, जिसको मैंने कहा था नम भूमि क्षेत्र। पहले दिन से पढ़ाता आ रहा हूँ, जब सांबर झील को पढ़ाया था तब मैंने ये बात की थी। वेटलैंड क्षेत्र नम भूमि क्षेत्र में इसको शामिल किया जा चुका है, जिसे हम कह देते हैं आर्द्र भूमि या रामसर समझौता। तो हमारा ये दो क्षेत्र हैं राजस्थान के, एक तो सांबर झील और दूसरा केवलादेव, ये वेटलैंड क्षेत्र में शामिल है। हम और इसके बारे में देखिए बात करते हैं तो अभी मैंने कहा था यहाँ पर क्या पाया जाता है, लाल गर्दन वाले तोते पाए जाते हैं। लाल गर्दन वाला तोता यहाँ पर देखा जाता है, लाल गर्दन वाले तोते यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाइथन पॉइंट विकसित किया गया है, पाइथन पॉइंट, और पाइथन पॉइंट के ऊपर क्या है, अजगर देखे जाते हैं। इस अभयारण्य के अंदर एक पाइथन पॉइंट विकसित किया गया है जहाँ पर क्या देखे जाते हैं, अजगर देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौकोर पक्षी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चौकोर पक्षी चकवा चकवी देखा जाता है। चौकोर पक्षी कौन सा, चकवा चकवा चकवी, ये देखे जाते हैं। चौकोर पक्षी चकवा चकवी यहाँ पर देखा जाता है। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमें अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि केवलादेव को सिंचाई की व्यवस्था कौन करवाता है, केवलादेव में जल की व्यवस्था किसके द्वारा करवाई जाती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, वो भी हमारे लिए ध्यान में रखने वाली बात है। केवलादेव को जो सिंचाई की व्यवस्था या जल की व्यवस्था करवाता है वो एक तो अजान बांध, अजान बांध, भरतपुर के अंदर जो अजान बांध बना हुआ है, इसके द्वारा अजान बांध जो बाणगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है भरतपुर के अंदर, और दूसरा एक बांध पड़ता है पांचना बांध, जो मिट्टी का राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है करौली के अंदर। पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। एक तो अजान बांध है और दूसरा कौन सा है, पांचना बांध करौली के अंदर। अजान बांध भरतपुर में और पांचना बांध कहाँ पे है, करौली के अंदर पड़ता है। इन दो बांधों के द्वारा रण इसमें केवलादेव में क्या है, सिंचाई सुविधाएं कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य, जिसके बारे में हम दोबारा से मैं बड़ी बड़ी बातें रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो भरतपुर के अंदर है। इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो 1956 में। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1981 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किनके प्रयासों से दिया गया, तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो राज्य का एकमात्र अभयारण्य जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो कब किया गया, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो बाणगंगा और गंभीर नदियों के संगम के ऊपर क्या है, ये केवलादेव स्थित है। फिर यह स्वर्णिम त्रिकोण का भी क्या है, हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं कि केवलादेव का निर्माण किसने करवाया था, तो किशन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और निर्माण किस आधार पर करवाया गया था, तो स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। केवलादेव का नाम केवलादेव कैसे पड़ा, तो केवलादेव शिव मंदिर की वजह से इसका नाम क्या रखा गया था, केवलादेव रखा गया। इन्हें किन किन उपनामों से जानते हैं, तो केवलादेव को कहते हैं घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव को ही कहा जाता है पक्षियों का सर्वग स्थल, और इसे ही हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव को। फिर इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, तो कि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या है, साइबेरियन क्रेन घूमने को आता है, जो रूस का मुख्य पक्षी है, भ्रमणशील पक्षी। अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल में क्या है, वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। इसके अलावा पाइथन पॉइंट के ऊपर क्या देखा जाता है, अजगर देखा जाता है। पाइथन पॉइंट का विकास किया गया जिस पर अजगर देखे जाते हैं। इसके अलावा चौकोर पक्षी चकवा चकवी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक घास पाई जाती है, ध्यान रखना, मोथा घास। यहाँ पर कौन सी घास है, तो मोथा घास पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझ कर क्या है, मर जाते हैं। इस अभयारण्य के अंदर कौन सी घास है जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं, तो मोथा घास, और इसके साथ में हम कह देते हैं एचा घास। मोथा घास या एचा घास, ये दो घास यहाँ पर पाई जाती है, मोथा या एंचा घास है यहाँ पर।
इसके अलावा इसे वेटलैंड क्षेत्र या नम भूमि क्षेत्र में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये हमारा राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक और बचता है, उसके बारे में हम बात कर देते हैं। राजस्थान का अंतिम दरा मुकंदरा हिल्स, या उसे हम कह देते हैं दरा राष्ट्रीय उद्यान। दरा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में अपना विस्तार रखता है। देखो हमारे लिए तीसरा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है, दरा, या इसे हम कह देते हैं दरा राष्ट्रीय उद्यान या मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। है कहाँ पे, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ ये जो जिले हैं यहाँ पर अपना क्या रखता है, विस्तार रखता है। हम अगर इसकी बात करते हैं कि इसे सबसे पहले अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो इसे अभयारण्य का जो दर्जा है वो दिया गया 1955 में। अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1955 में अभयारण्य का दर्जा इसे दिया गया। दरा को अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो 1955 में। फिर के इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया 2012-13 के अंदर जाकर। 2012 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो फिर यहाँ पर बाघ परियोजना, जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, प्रथम रणथंभौर में, दूसरी सरिस्का में और तीसरी कहाँ पे है, इसी अभयारण्य में। तो यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत, तो इसमें बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 2013 के अंदर। यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, 2013 के अंदर बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। तीन चीजें कॉमन, अभयारण्य का दर्जा कब मिला इसे, तो 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 2012 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 2013। अब हमारी बात क्या है कि 2003 के अंदर अशोक जी गहलोत की जब सरकार थी तो उसने इसका नाम बदलकर 2003 में क्या रख दिया गया, राजीव गांधी। 2003 में इसका नाम बदलकर अशोक गहलोत ने क्या कर दिया था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे किसके द्वारा किया गया था, अशोक जी गहलोत के द्वारा 2003 में किया गया। अब 2006 के अंदर क्या हुआ, वसुंधरा जी राज्य की सरकार आई, तो 2006 के अंदर वसुंधरा जी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, मुकंदरा हिल्स। इसका नाम क्या कर दिया गया, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे यानी ऐसे चलते रहते हैं, एक बार कोई आता है तो उसका नाम बदल देता है, कोई और आएगा तो उसका नाम। तो देखना 2003 के अंदर इसका नाम अशोक जी गहलोत ने क्या रख दिया था, राजीव गांधी। 2006 में इसका नाम वसुंधरा जी ने क्या कर दिया था, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में हम इस दरा को किस नाम से जानते हैं, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जानते हैं। ये तो बात हो गई हमारी के भी इसके क्या क्या इसका सामान्य परिचय। अब ये इसकी विशेषता क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुकंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर एक तो बाघ परियोजना हो गई, उसके अलावा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गागरोनी तोते के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गागरोनी तोते के लिए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, राज्य में गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, दरा। अब देखो गागरोनी तोते को हम हीरामन तोता भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है, और टुया तोता के उपनाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गागरोनी तोते को क्या कहते हैं, हीरामन तोता, इसी के उपनाम है, इसे हीरामन तोता कहा जाता है। इसे हिंदुओं का आकाश लोचन, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है, आकाश लोचन कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम टूहिया तोता के उपनाम से भी क्या है, जानते हैं। ये सारे गागरोनी तोते के ही उपनाम हैं। गागरोनी तोते को हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन और टूया तोता के नाम से जानते हैं। अब हमारे लिए क्या है कि इसे वैज्ञानिक नाम, देखो इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसे एलेक्जेंड्रा पैराकिट के उपनाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम से एलेक्जेंड्रा पैराकिट। ये हमारे गागरोनी दरा राष्ट्रीय उद्यान है, इससे संबंधित चीज़ें हैं। अब हमारे लिए क्या खास बातें हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए इस अभयारण्य के अंदर
एक तो अबलीमिणी का महल है जिसे हम हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, अबलीमिणी का महल, अबलीमिणी का महल बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, कल्चर से ले लो चाहे आप, या हम इसे ज्योग्राफी में पढ़े। इसे कहा जाता है अबलीमिणी का महल कहाँ पे है, तो ये कोटा के अंदर पड़ता है भाई। अबलीमिणी का महल कहाँ पे है, कोटा के अंदर, और इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य में गागरोण का दुर्ग स्थित है। गागरोण का क्या है, गागरोण का दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राउठा महल स्थित है। राउठा महल, ये भी काफ़ी अच्छा बन सकता है क्वेश्चन, कल्चर से है वैसे तो, राउठा महल। इसके अलावा भीम चौरी, भीम चौरी ये भी इसी के अंदर आती है। राउठा महल, भीम चौरी, ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर बने हुए हैं। बारडोली का जो शिव मंदिर है, बूंदी के अंदर जो बारडोली के शिव मंदिर पड़ते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा दरा इतना सा ही है। अभयारण्य का दर्जा 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में, बाघ परियोजना की शुरुआत 2013 में यहाँ पे हुई। 2003 में अशोक जी ने नाम रख दिया राजीव गांधी। 2006 में वसुंधरा ने नाम रख दिया मुकंदरा हिल्स। इसे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गागरोणी तोते के लिए। इसे हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन या टूया तोता भी कहा जाता है। इसमें अबलीमिणी का महल स्थित है जिसे हम हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इसे गागरोण का दुर्ग इसमें पड़ता है। राउठा महल यहाँ पे है, भीम चौरी यहाँ पे है। इसके अलावा बारडोली के शिव मंदिर भी यहाँ पे पड़ते हैं। ये हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। अब कल जो एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने जो हमसे पूछा था कि सर चंबल घड़ियाल अभयारण्य जब मैं पढ़ा रहा था तो नीचे कमेंट किया बच्चे ने कि सर ये नदी सेंचुरियन क्या होता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पढ़ा था, यह विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन का निर्माण करता है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और बच्चे ने पूछा सर नदी सेंचुरियन क्या होता है, तो नदी सेंचुरियन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाहूँ कि भी देखो आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं वहाँ पे आपको उदाहरण नहीं दे सकता, मैं आपके गांव वगैरह नहीं जानता हूँ। देखो इससे समझना, जैसे कि हम ये कहें कि ये कोई नदी गुजर रही है, ठीक है, ये कोई नदी है, इस नदी के किनारे जितने भी गांव सारे, इस नदी के किनारे जैसे ये गांव पड़ते हैं, ठीक है, ये सारे गांव अगर किसी एक अभयारण्य के तहत आ गए, ये सारे जितने भी गांव हैं वो सारे अगर एक अभयारण्य के तहत आ गए, जितने भी स्थान हैं, तो वो वहाँ क्या कहलाएगा, नदी सेंचुरियन कहलाएगा। नदी सेंचुरियन की दूसरी चीज़ जो क्या होती है वो देखिए, अब हमें अगर इसे किताबी लैंग्वेज से जोड़ते हैं तो क्या है कि भी चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य है उसके अंदर जितना भी क्षेत्र जो आता है ना, वो सारा का सारा क्षेत्र चंबल नदी का क्षेत्र है। और जितने भी विश्व के यहाँ पर हम बात करते हैं अन्य अभयारण्यों की, तो ऐसे कोई सा भी अभयारण्य विश्व का नहीं है जिसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो एक नदी के क्षेत्रफल के तहत आए। तो जब नदियाँ ऐसा करती है कि भी नदी के तहत अगर किसी अभयारण्य का निर्माण होता है या जलीय जीवों को संरक्षण दिया जाता है, नदियों के ऊपर जो जलीय जीव होते हैं उन्हें जब संरक्षण मिलता है, वो जलीय जीवों को जो संरक्षण है वो पूरा का पूरा अगर नदी के विस्तार के अंदर मिल जाए, कभी जितना उस अभयारण्य का हम क्षेत्रफल लेते हैं वो पूरा उस नदी के तहत आ जाए, उसके जितने भी क्षेत्र आते हैं, स्थान आते हैं, तो वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, नदी सेंचुरियन कहलाता है। ये ध्यान, वैसे कभी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आपने पूछा है तो ध्यान रखना कि भी नदी के तहत जितना भी क्षेत्र आता है, इस अभयारण्य का अगर उसके ऊपर कोई अभयारण्य बना हुआ है, उस अभयारण्य का टोटल क्षेत्रफल उस नदी के बहाव क्षेत्र में आ गया, और उसमें जितने भी स्तनपायी जीव है जैसे गांगेय सूप है, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे कुछ भी हो, उनको संरक्षण मिल रहा है उसके तहत, तो वो सारे क्या है, नदी सेंचुरियन कहलाते हैं। और विश्व का ये एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसका पूरा क्षेत्रफल, पूरा का पूरा जितना भी इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, उस नदी चंबल नदी के तहत आता है। इसलिए ये विश्व का एकमात्र अभयारण्य है जो नदी सेंचुरियन का निर्माण करता है। धन्यवाद। कल मैं अनुपस्थित रहूँगा, कल शायद मैं चिड़ावा जा रहा हूँ जहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासें लेता हूँ झुंझुनू के अंदर, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में। तो कल मैं चिड़ावा की भूमि पे जा रहा हूँ, झुंझुनू में जा रहा हूँ, तो कल के दिन मैं अनुपस्थित रहूँगा। और परसों से जैसे ही कल मैं वापस आ जाता हूँ
परसों से हमारी कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। और अब जो रीड के टॉपिक हैं, जैसे रीड के बच्चों के कमेंट आए थे, तो जैसे खनिज का टॉपिक है, ऊर्जा का टॉपिक है, और आपका परिवहन का टॉपिक है, और आपका ये जो अपने उद्योगों का टॉपिक है उनके बारे में, कृषि का टॉपिक है, ये 5 टॉपिक सबसे पहले रहेंगे। अब चाहे उद्योग हम पढ़ेंगे आने के बाद में, फिर खनिज पढ़ेंगे, उद्योग, खनिज, फिर कृषि के बारे में, फिर राजस्थान के परिवहन के बारे में, और फिर ऊर्जा के बारे में। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों से मेरा निवेदन, जो पढ़ रहे हैं उनसे, देखो आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आपके साथी आप जानते हो अच्छे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या उनके पास सेंड कीजिए, ताकि चैनल को क्या है, एक प्रमोटिंग ऐड मिल सके, और ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो ऐसी दिक्कत ना रहे। देखो आप भी देख रहे हो, भी बच्चे जो व्यूवर्स हैं वो 50-60 ही हैं अपने पास, ज़्यादा व्यूवर्स नहीं है मेरे पास। ऐसे नहीं है लाखों में व्यूवर्स हो, तब तो कोई चक्कर नहीं है। 50-60 व्यूवर्स है, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन क्लासें नहीं होती है तो वो बच्चे कमेंट करते हैं। बाकी को 250 सब्सक्राइबर से नहीं मतलब है, 250 हैं वो 300 हैं, चाहे उन्हें कोई मतलब नहीं। जो 50 बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं सर आज क्लास नहीं हुई, तो उनसे ही मेरा निवेदन है, एक तो जो पहले दिन से कह रहा हूँ, आप मेरे पास होते तो देखते कि भी 30 मिनट का वीडियो और व्यू डायरेक्शन जो आती है, 30 बच्चे देखते हैं चैनल को जो पढ़ने वाले, तो होना चाहिए 900 मिनट, और होता है 200 मिनट, यानी 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं देख रहा। जो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से, ताकि अपने चैनल को वेरिफिकेशन कोड मिल सके, ताकि हमारा काम चलता रहे। धन्यवाद।